Hey everyone, welcome back to my channel Study with Nidhi. This is Nidhi Pandey here. आज की क्लास में हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न. आज की क्लास में जिसने ये कर लिया, मतलब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इन्वेंट्री के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था. इन्वेंट्री के बारे में जितने बेसिक्स थे हमने ऑन द बोर्ड उसको खत्म किया था. आज की क्लास हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है इस चैप्टर की. दिस इज द टूल्स एंड टेक्निक्स. एग्जाम ओरिएंटेड है, जो बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई वुड से, क्योंकि ये जो टॉपिक है एग्जाम में आता ही है. टूल्स और टेक्निक्स क्या होते हैं इन्वेंट्री को मैनेज करने के, कि ठीक है आप इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हो तो हाउ, कैसे कर रहे हो, उसके क्या तरीके है, उसके टेक्निक्स होंगी कुछ. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द इन्वेंट्री एंड ऑल. तो उसके कुछ टूल्स और टेक्निक्स दी गई हैं जो बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालाइजर्स थे और बड़े बड़े प्रोफेसर्स थे. उन लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी हमें टेक्निक्स दी हैं कि आप कैसे अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, अपने स्टॉक को कैसे मैनेज कर सकते हैं. आपको जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो स्टॉक है वो करंट एसेट्स का पार्ट होता है, जिसके बिना हमारी कंपनी यानी हमारी कोई भी बिजनेस है वो रन नहीं कर सकते. दैट्स बिकॉज कि आप खुद सोचो कि अगर आप बिजनेसमैन हो, और एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से सोचो कि अगर आप दुकान में सामान बेच रहे हो, ठीक है, और अगर आपके शॉर्टेज हो जाएगी इन्वेंट्री, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि शॉर्टेज वगैरह क्या है कैसे, अगर आपके बिजनेस में शॉर्टेज हो जाएगी प्रोडक्ट की और आपके जो डिमांड है वो है ऑलरेडी मार्केट में, तो आप उसे कैसे कंप्लीट करोगे. तो ये तो आपका सब खराब ही होगा ना. बिजनेस आपका गुडविल भी खत्म हो रहा है, बिजनेस तो आपका चल ही नहीं रहा, पैसा आ ही नहीं रहा, तो ये कहीं ना कहीं लॉस के थ्रू है. इसके लिए यही कहते हैं कि इन्वेंट्री को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. और इसके कुछ टूल्स और टेक्निक्स बताए गए इस चैप्टर में. हम ये पढ़ेंगे कितना हमें इन्वेंट्री रखना चाहिए, कितना हमें मतलब अगर हमारी इन्वेंट्री खत्म हो रही है तो किस टाइम पे किस लेवल पे हमें उसको दोबारा से रीस्टॉक करने के लिए हमें उसको स्टार्टिंग कर देनी चाहिए, क्या कैसे किस तरीके से हमें पूरा का पूरा इन्वेंट्री अपनी कंपनी को एक ग्रोथ कंपनी के फॉर्म में हमें मैनेज करना है. सब कुछ हम इस चैप्टर में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे और वीडियो को एंड तक देखिएगा. और जो भी बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, जिनके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इवन जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की इन कॉमर्स फील्ड अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर सीए, सीएमए, सीएस, एंड इफ somebody is preparing for RBI grade B ऑफिसर, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ देम. तो प्लीज शेयर कर दो इस वीडियो को. देखिए आज की क्लास में देखिए मैं आपको बहुत ज्यादा ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी कि आप बोर हो जाओ, या ऐसे नहीं बताऊंगी कि आप बिल्कुल बोर फील करने लगो. मैं बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल लूंगी. आप बिल्कुल बिल्कुल दिमाग मत लगाइए कहीं भी. आप सिर्फ इतना सोचे आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. आई गेस 15 to 20 मिनट्स की क्लास हो गया, बहुत ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट्स की, अगर वीडियो बहुत लंबी हो गई तो. इससे ज्यादा तो हम नहीं लेंगे इस टॉपिक पे. बट क्योंकि देखिए मैं आपको बहुत ट्रूली बताऊं तो मैंने अभी तक इसका एग्जाम में क्वेश्चन क्या देखा है, आपको कोई सा टेक्निक दे देगा, उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, उसको 5 नंबर में एक्सप्लेन करवा लेगा. या फिर बहुत ज्यादा से ज्यादा, तो मैं आपको सच बताऊं तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं कि क्या ऑब्जेक्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के, क्या ऑब्जेक्ट है, ये तो ये देखा है मैंने, या तो मैंने इनके अंदर से ये क्वेश्चंस देखे हैं कि कैपिटल कॉस्ट बताओ, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग क्या है, ये वही शॉर्ट नोट्स के अंदर 5 मार्क्स में ऐसे कोई भी एक टॉपिक उठा के. मैंने अभी हम जब क्वेश्चन पेपर करेंगे प्रीवाईक्यू, उसके अंदर मैंने ये देखा था स्टॉक आउट, ओनली स्टॉक आउट लिखा था शॉर्ट नोट में, आपको इसे एक्सप्लेन करना था. तो इस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं. तो बहुत ज्यादा आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है. कभी भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आ सकता है 2 से 3 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह. तो आपको हर एक चीज पढ़नी है, समझनी है, याद अब रटने वाला आपका फेस नहीं है कि आप उस चीज को रटो, राइट. तो चलिए हम ज्यादा फालतू की बात ना करते हुए, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी. मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आपको कोई टाइम की शॉर्टेज लग रही है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत ज्यादा मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर कुछ भी हो जाता है, तो आप एक काम कर सकते हो. आप मेरी वीडियोस को, एग्जाम आपका पास में है तो आप मेरी वीडियोस को 2x पे भी करके देखोगे ना, तो या 1.5 या 2x पे करके देखो, इट विल वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. दिस इज टूल्स एंड टेक्निक्स, किस तरीके से हम इन्वेंट्री को मैनेज करना. तो हमारे पास 8 टेक्निक्स हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आज की क्लास में हम काफी नई चीजें पढ़ेंगे. और एक चीज और कहूंगी कि आप ये मत सोचिए कि हम क्या करें, बस आप ये सोचिए कि आप बिजनेसमैन हो, ठीक है. बहुत सिंपल, आप अपने आप को वहां रख के सोचिए एज बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट की मैं बिजनेसमैन हूं एक, और मैं दुकान में बैठा हूं अपनी, और मुझे मेरा प्रोडक्ट है, मेरा स्टॉक है, उसको मुझे मैनेज करना है. बहुत सिंपल है, ठीक है. तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए सबसे पहली टेक्निक क्या है स्टॉक को मैनेज करने की, ठीक है. सबसे पहले आप क्या करोगे, यू हैव टू डिटरमाइन योर स्टॉक लेवल. देखो आप एक बिजनेसमैन हो, आप कुर्सी पे बैठे हो कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, आपको देखना है कि आपके बिजनेस में या फिर आपकी दुकान में कितना स्टॉक अभी कितना है, ऑन द पॉइंट कितना स्टॉक है, वो आपको डिटरमाइन करना है. सबसे पहला काम ये हो गया.
देखिए आपसे क्या कहता है, कैरिंग ऑफ टू मच एंड टू लिटिल। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बहुत ज्यादा स्टॉक रखना भी एक प्रॉब्लम है और बहुत कम स्टॉक रखना भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी आपको स्टॉक को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। तो आपको पहले डिटर्मिनेशन करनी है कि आपका स्टॉक लेवल क्या है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत कम तो नहीं है, एक मिनिमम एक नॉर्मल लेवल होना चाहिए। उसके लिए ना कुछ सेटिंग करी गई है, मैं आपको बहुत रियली बताती हूँ। देखिए आपकी दुकान में बहुत ज्यादा स्टॉक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टॉक होगा तो वो वेस्टेज के रूप में होगा और वो लॉस की तरीके से जाकर वो खराब हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, कुछ हो गया। तो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए स्टॉक और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए कि आपके जो कस्टमर है उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़े डीलिंग में। तो ये दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिटर्मिनेशन करना होगा स्टॉक लेवल का। तो उसके लिए ना हम कुछ लेवल सेट करते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले देखिए, एक बहुत बेसिक चीज है, आप लेवल कैसे सेट करोगे। सबसे पहले आप ये देखोगे कितना कम से कम। आप सबसे पहले क्या करोगे, अपनी सेल्स को एनालाइज करोगे, जो आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो सेल्स वगैरह किया होगा लास्ट टू लास्ट ईयर, उसके आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पूरा सेल्स को एनालाइज करोगे कितना सेल्स हुआ, ठीक है, लास्ट ईयर। क्योंकि आपको पता है हमने टाइम सीरीज में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, टाइम का एनालाइज करके ही अपना बिजनेस का वो जो भी है नेक्स्ट ईयर का हम प्लान करते हैं। आपको पता होगा, बहुत बेसिक है और हमने टाइम सीरीज में ही पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप देखोगे कि सबसे पहले हम मतलब आप सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे, कम से कम इतना स्टॉक तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो हर साल मेरा बिक ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका 5 करोड़ का सामान बिक रहा है, ठीक है, तो उसमें से आप कहोगे कि ये 3 करोड़ का तो पक्का पक्का बिक रहा है। 2 करोड़ में कहीं ना कहीं जो फासले हैं कि कभी कभी 4.5 करोड़ हो जाता है, कभी कभी 5 करोड़ हो जाता है, कभी कभी 5.5 भी हो जाता है, लेकिन 3 करोड़ तो बिकता ही बिकता। मिनिमम लेवल है कि 3 करोड़ बिकना ही है। यानी कि ये क्या हो गया, अपने स्टॉक डिटरमाइन किया आपने, वहां पे देखा कि मिनिमम लेवल है कि 3 करोड़ का तो सामान बिकता ही बिकता है। तो इतना तो मेरी कंपनी में होना ही चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या कहता है कि जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम लेवल तो आपको मेंटेन करके रखना ही है। अगर वो आप नहीं करके रखोगे तो आपको शॉर्टेज, मटेरियल्स की शॉर्टेज आपको देखने को आगे मिलेगी अपने फर्दर जब आप सेल्स वगैरह करोगे। तो इसमें ना मिनिमम लेवल में ना आप चार चीजें डिसाइड करते हो। दिस इज लीड टाइम, रेट ऑफ कंजप्शन और नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे कि देखिए लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम वो टाइम होता है, देखिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप उसको छोड़ करके पहले आप मेरी बात सुनो। देखो लीड टाइम क्या होता है, वो परचेज, कोई भी आपके फर्म है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है, क्या करता है कि वो टाइम लेता है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल है कि अगर आपने किसी को सामान बनने को दिया तो वो टाइम लेगा, ऑब्वियस सी बात है। ऑर्डर आप करोगे, प्रोसेस ऑर्डर होने में, बनने में टाइम लगता है, वो एक टाइम लेता है। तो वो जो प्रोसेस का पूरा वो जो मेकिंग का पूरा प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं लीड टाइम। आपने जब प्रोसेस को मतलब आपने जो ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद वो ऑर्डर बन के आपके पास आया, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लीड टाइम कहते हैं। ये चीज याद रखना है, बहुत बेसिक चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी फर्म जो है वो अपना ऑर्डर प्लेस कर रही है, उसके बाद वो प्रोसेस पूरा बन रहा है, उसके बाद वो पास वो पहुंच रही है, उसको हम लीड टाइम बोलते हैं, ठीक है। उस पूरे टाइम पीरियड को लीड टाइम बोला जाता है। तो ये मिनिमम लेवल में लेती है। और उसके बाद आता है रेट ऑफ कंजप्शन, कि कहते हैं कि एक एवरेज कंजप्शन होता है किसी भी मटेरियल का, किसी भी फैक्ट्री में। अगर आप मिनिमम देख रहे हो ना, तो मिनिमम आप ये भी देखोगे कि वो कितना, मतलब रेट ऑफ कंजप्शन, जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनका एवरेज क्या है, उनका रेट क्या है, किस रेट से वो कंज्यूम कर रहा है। तो वो भी आपका मिनिमम लेवल को मेंटेन करने में, मिनिमम लेवल को सेट करने में बहुत हेल्प करता है कि लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं। आप उसका एक एवरेज ले लोगे, क्या इतना तो लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो मुझे इतना तो मिनिमम लेवल रखना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल का नेचर क्या है, वो कितने टाइम में बन रही है, तो आप उससे ही अपना लीड टाइम डिसाइड करोगे। नेचर क्या है मटेरियल का, उसका रॉ मटेरियल लाने में कितना टाइम लग रहा है, क्या वो ज्यादा टाइम ले रही है या वो कम टाइम ले रही है, क्या इसको इस मटेरियल की नीड है या फिर नहीं है, तो वो लाने में टाइम वेस्ट ना हो। इस तरीके से आप पूरा का पूरा एनालिसिस करोगे कि आपका मटेरियल किस नेचर का है, तो वो भी आपका मिनिमम लेवल सेट करने में हेल्प करती है। अब देखिए मिनिमम लेवल का फॉर्मूला एक मार्क्स में पूछ लेता है कि मिनिमम लेवल हम कैसे सेट करते हैं। रीऑर्डरिंग जो लेवल है, रीऑर्डरिंग अभी हम पढ़ेंगे। रीऑर्डरिंग मतलब दोबारा से ऑर्डर करना, कि एक मिनिमम लेवल आपने सेट कर लिया है, जब आप उसको बेच ही रहे हो, बेचे जा रहे हो, बेचे, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे आपको लगता है कि हाँ अब ये ना स्टॉक मेरा खत्म होने वाला है, मिनिमम लेवल मेरा हो गया, तो अब मुझे थोड़ा सा और ऑर्डर करना चाहिए, थोड़ा सा मुझे और बढ़ना चाहिए। तो उस रीऑर्डरिंग, उसे कहते हैं रीऑर्डरिंग लेवल। अब इसको पढ़ते हैं यहाँ पे। रीऑर्डरिंग लेवल में से जब आप नॉर्मल कंजप्शन, जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी मल्टीप्लाई रीऑर्डरिंग पीरियड, जितना ऑर्डर करने में जो पीरियड लग रहा है उसकी मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपके पास आ जाता है नॉर्मल कंजप्शन जितना भी हुआ है, टोटल कंजप्शन आ जाएगी। तो उसमें से आप टोटल कंजप्शन, जब रेट ऑफ कंजप्शन जब आप लेस कर दोगे रीऑर्डरिंग लेवल में से, दिस वुड बी मिनिमम स्टॉक लेवल। तो ये आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है रीऑर्डरिंग लेवल क्या होता है। सबसे पहले आप ये देखेंगे, देखिए रीऑर्डरिंग लेवल होता है जब कोई भी क्वांटिटी उस सर्टेन पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां पे उस
प्रोडक्ट की दोबारा से नीड है, और ये बहुत बेसिक चीज आप नाम से पढ़ सकते हो, रीऑर्डरिंग, दोबारा से ऑर्डर करना उस चीज को। जब हमने मिनिमम सेट कर लिया, ठीक है, अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैक्सिमम लेवल क्या होता है। तो मैक्सिमम लेवल जब हम पढ़ेंगे तो ये जो रीऑर्डरिंग प्रोसेस है ना, इन दोनों के बीच का एक प्रोसेस है, यानी कि जब आपने मिनिमम सेट कर लिया, आपने मैक्सिमम सेट कर लिया, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं मेरे प्रोडक्ट को, 5 करोड़ रुपए, मतलब 5 करोड़ इतना मेरे प्रोडक्ट को यूज किया जा रहा है, कम से कम 3 करोड़ किया जा रहा है। तो इनके बीच में जो आप क्या करोगे, आप एक ऐसा पीरियड डिसाइड करो कि जहां पे आपको वो स्टॉक दोबारा से, आपको वो सामान दोबारा से अपनी कंपनी में भरना है, अपने बिजनेस में भरना है, तो उसको हम कहते हैं रीऑर्डरिंग लेवल, ठीक है, ऐसा लेवल आना। फिर अगर रीऑर्डरिंग का एक फॉर्मूला होता है, दिस इज मैक्सिमम कंजप्शन, जितना आप मैक्सिमम कंजप्शन कर पा रहे हो, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मतलब कि जितना आप रीऑर्डर करने में ज्यादा से ज्यादा कितना रीऑर्डर पीरियड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दिस वुड बी रीऑर्डरिंग लेवल, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम लेवल क्या होता है, जैसे मिनिमम लेवल था कम से कम इतना, आपका जो कम से कम इतना है आपका। अब इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम लेवल ज्यादा से ज्यादा लोग इतना यूज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग 5 करोड़ का यूज कर रहे हैं। इससे ज्यादा अगर रख दूंगा ना, अगर मैं अपने कंपनी में, अपने बिजनेस में प्रोडक्ट इससे ज्यादा रख दूंगा ना, तो फिर वो चीज, मतलब इतना ज्यादा स्टॉक फिर मेरा एक्सीड हो जाएगा, यानी कि वो ज्यादा ज्यादा हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट, तो फिर वो चीज सही नहीं, वो भी खराब होगी। तो हमें ओवर स्टॉकिंग भी नहीं करनी है, तो मैक्स टू मैक्स हमें 5 करोड़ का रखना है, मिनिमम टू मिनिमम में 3 करोड़ का रखना है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम लेवल कैसे निकालेंगे, रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, आपको कितनी क्वांटिटी करनी है, उसमें से हम मिनिमम कम से कम जो कंज्यूम हो रहा है उसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे रीऑर्डरिंग, मिनिमम रीऑर्डरिंग पीरियड से, उसको हम लेस कर देंगे। बहुत सिंपल है, ठीक। तो इसके अंदर क्या कहता है, डेंजर लेवल वो लेवल होता है, वो लेवल होता है उस बिजनेस का जहां पे आपकी किसी भी तरीके से आपका जो आपका प्रोडक्शन है या फिर आपका जो मटेरियल है वो कम नहीं होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर आपने किसी को 100 करोड़ प्रोडक्ट देने का वादा किया, मैं बड़े बड़े बिजनेसेस की बात कर रही हूँ, सब करोड़ों करोड़ों में, जस्ट एग्जांपल। तो बड़े बिजनेस को आपने वादा किया है, मैं आपको 1000 करोड़ का या 100 करोड़ का आपको मैं प्रोडक्ट दूंगा, तो इस केस में, और उसका सामान जो है वो आपने जो उसे प्रॉमिस किया है वो उसको आगे देना है, राइट। तो इस केस को हम डेंजर लेवल कहते हैं, कि इस केस में आपका प्रोडक्ट कम नहीं होना चाहिए, वो 100 या 1000 करोड़ जितने उसे चाहिए वो उसे चाहिए ही है, क्योंकि अगर आप उसको सप्लाई नहीं करोगे तो वो आगे किसी और को सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये आपको इमीडिएटली अरेंज करना ही है, अदरवाइज आप नहीं कर पाए तो आपका पैसा आपका जाएगा, गुडविल भी जाएगी, अदरवाइज आपका जो नेम है वो भी खराब होगा, यानी गुडविल भी आपकी खराब होगी और आपका काम भी बंद हो सकता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो है आपको याद रखनी है। और डेंजर लेवल कैसे निकलता है, देखो एवरेज कंजप्शन, अगर हमें डेंजर लेवल सेट करना है कि हाँ हमें पता है कि ये डेंजर लेवल में आ सकता है, जिसको मैं पहले सेट कर लूँ स्टार्टिंग से ही, तो ये कैसे करेंगे आप, एवरेज कंजप्शन जो एवरेज कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से आप मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड इमरजेंसी परचेज के लिए उसको करके रखेंगे पहले से ही, ठीक है। अब देखिए एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है, कि नॉर्मल जो स्टॉक लेवल है आपको जो रखना चाहिए, दिस इज वेरी स्टॉक की, आपको इतना एवरेज तो रखना ही चाहिए स्टॉक को। उसका फॉर्मूला है कि आपको कम से कम कितना रखना है, उसका आधा आप लोग रीऑर्डर करके रख लोगे, ठीक है, बहुत सिंपल था। तो ये बहुत अच्छा था। दिस इज व्हाट डिटर्मिनेशन, सबसे पहले आप डिटर्मिनेशन करोगे स्टॉक लेवल का, फिर आपके नया दिया गया कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेफ, या तो अगर एक प्रोफेसर कहता है कि चलो ठीक है आप क्या करो कि आप स्टॉक लेवल का आप लोग कि कितना स्टॉक रखना उसका डिटर्मिनेशन कर दो, या फिर एक प्रोफेसर क्या कहता है कि आप डिटर्मिनेशन करो सेफ्टी स्टॉक का, कि आपका स्टॉक किस चीज पे सेफ रहेगा। यानी कि बहुत सिंपल है, यानी सेफ्टी स्टॉक यानी वही आपका डेंजर पीरियड वाला, कि उसका नेगेटिव है, यानी कि वहां पे तो क्या करना चाहिए, डेंजर पीरियड नहीं, मतलब ऐसा अराइज नहीं होना चाहिए कि आपको कम पड़ जाए ऐसा कुछ भी। बट यहाँ पे कहते हैं कि आप सेफ्टी स्टॉक का डिटर्मिनेशन करो कि आपके पास सेफ्टी कितना स्टॉक है। यानी कि देखो यहाँ से कह रहा है सेफ्टी स्टॉक का बफर यानी कि बहुत ज्यादा जब चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में, तो बफर टू स्टॉक समवन एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन यूसेज, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया डिमांड बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं कि आपके पास ना आपकी कंपनी में 1000 करोड़ टीवी है, ठीक है, और अचानक से ना टीवी की डिमांड बहुत बढ़ गई, क्यों, क्योंकि क्रिकेट आ रहा है टीवी पे, फोन वगैरह में क्रिकेट सब बंद हो गया, अब सिर्फ टीवी पे क्रिकेट आएगा, और लॉकडाउन लग गया। फॉर एग्जाम्पल लेते बहुत बड़े बड़े, फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन लग गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ठीक है अब क्या करेंगे, अब क्रिकेट में टीवी पे आया करेगा, फोन वगैरह पे कहीं क्रिकेट नहीं चलेगा, सिर्फ टीवी पे चलेगा। अब आपकी टीवी की डिमांड बहुत हाई चल चुकी है, बहुत हाई है, लोगों को टीवी चाहिए, लोगों को खरीदना, बट आप ऐसा स्टॉक मेंटेन करके रखो कि आपका टीवी, आपका फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ आपके पास टीवी आपकी कंपनी में, बट लोगों की डिमांड क्या होगी 200 करोड़,
तो उस केस में आपको क्या करना है, वो बताता है कि आपने सेफ्टी स्टॉक का डिटर्मिनेशन करके रखो कि आपको अगर कभी भी किसी भी प्रोडक्ट में इंक्रीज यानी यूजेज में उसकी इंक्रीमेंट हो जाए तो आपको वहां पे फ्लक्चुएशन का मतलब फ्लक्चुएशन हो जाए पीरियड ऑफ टाइम पे, तो वहां पे आप लोगों को क्या ना फेस करना पड़े, शॉर्टेज फेस ना करना पड़े। इसमें यही बताता है कि डिटर्मिनेशन करके रखो, आप सेफ्टी स्टॉक का डिटर्मिनेशन करके रखो, यानी ज्यादा क्वांटिटी में चीजों को करके रखो, बस यही बताता है इसके अंदर। ठीक है, इसको आप जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आप उसको एक बार प्लीज रीड आउट जरूर कीजिए, तभी आप उसको आगे बढ़िए। वीडियो को पॉज करके एक बार रीड आउट करिए जरूर। फिर नेक्स्ट रहता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये एग्जाम में नहीं आया तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इस चैप्टर से एग्जाम में जरूर आता है, 1-2 मार्क्स में आए लेकिन ये जरूर आता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अभी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, ये वो डिसीजन होता है जहां पे आपको अब ऐसा सोचना चाहिए कि वो डिसीजन होता है, ये डिसीजन आपको लेना चाहिए कि अब आपकी कंपनी में यानी आपके बिजनेस में आपको कितना और इन्वेंट्री को ऑर्डर करना है। वो फीस होता है यहाँ पे, वो पीरियड होता है जहां पे आपको अपने बिजनेस में और इन्वेंट्री को ऑर्डर करना होता है। देखिए यहाँ पे आपको ये भी पता है कि चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, बट वहां पे आप लोगों का क्या चाहिए, आपकी इन्वेंट्री अपनी कंपनी में होनी चाहिए, जो लोग को चाहिए, लोग की डिमांड के थ्रू आपके पास वो सामान होना चाहिए, बेसिकली यही होता है। तो इसमें यही कहता है कि इकोनॉमिक वेट, एक मिनट, हाँ जी, इसमें क्या कहता है कि जनरल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो पॉइंट होता है जहां पे आपका जो कैरिंग कॉस्ट है वो इज इक्वल्स टू होता है ऑर्डर कॉस्ट के। अब कैरिंग कॉस्ट क्या ऑर्डर कॉस्ट क्या है पहले ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको नीचे गिवन है, देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट तो आप नाम से पढ़ रहे होंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जहां पे आप किसी भी मटेरियल को ऑर्डर कर रहे हो, बहुत सिंपल है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब इसके कुछ देखिए पॉइंट्स, कौन कौन से कॉस्ट होते हैं इसके अंदर देख लीजिए। जैसे इंस्पेक्शन कॉस्ट हो गया, इंस्पेक्शन कॉस्ट मतलब होता है कि कोई इनकमिंग मटेरियल आ रहा है उसका इंस्पेक्शन कॉस्ट हो गया, इंस्पेक्ट करने का कुछ कॉस्ट। स्टेशनरी का कॉस्ट हो गया, टाइपिंग का कॉस्ट, पोस्टेज का, टेलीफोन का, टेलीफोन चार्जेस, सारे छोटे मोटे कॉस्ट होते हैं। आपके पास कहता है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन, जो एक्सपेंसेस आपके ट्रांसपोर्टेशन पे लगते हैं, गुड्स है आपकी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन को खरीदने में जो भी एक्सपेंस लगते हैं वो आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट हुए। ये कहता है कि दीज कॉस्ट आर आल्सो नोन एज, हाँ ये अच्छा है कि बाइंग कॉस्ट भी कहते हैं इसको, जो तब अराइव होता है जब कोई भी परचेज करते हैं तो उस केस में आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है। बहुत सिंपल है। अब देखिए कैरिंग कॉस्ट क्या होता है। कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कैरिंग कॉस्ट कहता है ये वो कॉस्ट होती है जिस कॉस्ट पे हम लोगों ने इन्वेंट्री को होल्ड करके रखा है। देखिए इसमें फर्क आपको बहुत सिंपल सा बताऊं, इसके अंदर आपसे क्या कहता है कि इसके अंदर वो कॉस्ट होती है, आप दुकान पे गए, ठीक है, आप दुकान वाले से सामान लाए, मतलब आप एक बिजनेसमैन हो, आप कहाँ गए, आप दुकान पे गए, बहुत सिंपल है, आप दुकान पे गए जहां से आप थोक में सामान उठाते हैं और सामान लेकर आए, वो आपका क्या, वो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, राइट। वो आपको आप लोगों ने वहां से सामान लिया और आपने कोई सामान लिया और आपने पैसे दिए, परचेज किया और आ गए, आप अपनी दुकान पे आपने रख दिया क्योंकि आपको अभी से फर्दर सेल करना है। बट जिस कॉस्ट पे आपने वो दुकान में रखा है, जो आप अपने कस्टमर्स को बेच रहे हो, ठीक है, तो जिस दुकान पे आपने वो कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे आपने वो अपना सामान जो है वो दुकान पे रख रखा है, फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए का कोई सामान लाया, आपने 10 रुपए में उसे बेच दिया। अब आपकी दुकान पे आते ही वो सामान कितने का हो गया, 10 का, पर आप लाए कितने में थे, 5 में, यानी कि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, 5 रुपए जो आप बेच रहे हो, जो आप अपनी दुकान में अपने बिजनेस में कैरी करके सामान रख रहे हो, वो कितने का है, वो 10 रुपए का है। तो यही फर्क होता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में। कैरिंग कॉस्ट में आपका जीएसटी, अगर आप किसी को बेचोगे, आप बिजनेसमैन हो, आपने किसी को सामान बेचा, उसके अंदर जीएसटी मिला होगा, इंश्योरेंस कॉस्ट मिली होगी, अगर वो सामान खराब होता है, डेप्रिशिएट होता है, उसका भी चार्जेस सब कुछ उसके अंदर मिला होगा, उसके अंदर कॉस्ट भी मिली होगी, जो आपका सामान ऑलरेडी यानी 5 रुपए जिससे आप खरीद के लाए थे वो मिली हुई होगी उसके अंदर सारे ऐसे खर्चे मिले होंगे, ट्रांसपोर्टेशन का सब कुछ उसके अंदर मिला हुआ होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, कैरिंग कॉस्ट कहते हैं, जिसके अंदर इंश्योरेंस कॉस्ट भी होता है, कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज भी होता है, अगर जो भी हमने खर्चा किया है अगर वो खराब हो गया उसका भी खर्चा, अगर ट्रांसपोर्टेशन जितना हो उसका खर्चा, जीएसटी का खर्चा, हर एक खर्चा उसके अंदर मिक्स होता है, उसको हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। बहुत सिंपल था, जो भी जिस कॉस्ट में आप वो सामान बेच रहे हो, जिस कॉस्ट में आप लोगों ने अपनी कंपनी अपने बिजनेस में लाके वो सामान रखा है, उसको हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। जिस कॉस्ट पे आप उसे खरीद के लाए दुकान से, उसको हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। बहुत सिंपल था। अब देखिए हम लोग ईओक्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं ना, इसके कुछ अजम्पशंस माने गए हैं।
जो बड़े बड़े फिलोसफर्स ने दिए हैं कि जो आप सप्लाई ऑफ गुड करते हो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, ठीक है, परचेज हुआ होना चाहिए, ऑब्वियसली परचेज होगा तभी तो आगे बेचोगे, क्वालिटी जो है वो कंसर्न होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, प्राइस जो है वो स्टेबल होने चाहिए और कैरिंग कॉस्ट होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट मतलब इसका रिजल्ट कैरिंग कॉस्ट आना चाहिए, यानी कि ऑब्वियसली कैरिंग कॉस्ट होगी तभी तो आगे बेचोगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, यानी कि अपने दुकान वाला भी अपना प्रॉफिट इसमें रखेगा। अब इसका एक फॉर्मूला गिवन है दैट अगर आप ईओक्यू निकालते हो, कैसे निकालते हो, इज इक्वल्स टू 2 √2 AS। ए यानी कि आपका एनुअल कंजप्शन, जो भी आप एनुअल कर रहे हो, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा अगर निकालने को कहेगा तो। और एस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, आप जो भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो उसको एस बोलते हो, और अपॉन में आपका आई आएगा इन्वेंट्री जो भी आप कैरी कर रहे हो एक यूनिट पे। तो आपको ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको निकालना। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होने वाला है। बहुत सिंपल है यार, दिया गया इसके अंदर सब कुछ तो गिवन है, आपको फॉर्मूला लगाना है सिर्फ। आपको कैरिंग कॉस्ट गिवन है, यानी कि आपको क्या गिवन है, कैरिंग कॉस्ट गिवन है इन द सेंस पर यूनिट की आपको क्या गिवन है, कैरिंग कॉस्ट आपको आई मिल गया। बहुत सिंपल है। आपसे कह रहा है वेट, आपसे कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट पर आपको फिक्स्ड कॉस्ट मिल गई। फिक्स्ड कॉस्ट से आप क्या समझते हो, आपको एस मिल गया, यानी कि आपने जो प्लेस किया ऑर्डर वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट ही बोला जाता है। तो आपको मिल गया नंबर ऑफ यूनिट्स मिल गई है। नंबर ऑफ यूनिट्स आप कितना नंबर ऑफ यूनिट्स आपको कितने चाहिए, आपको ए मिल गया, कितना आपका वो कंज्यूम कर रहे हैं लोग वो आपको मिल चुका है। बहुत सिंपल, आप तीनों फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे क्या कहता है कि हाँ वेट वेट यहाँ पे अगर आपको टाइम कभी भी निकालना हो ना, तो जो भी आपका हर चीज में आपको कभी आपको कहे कि टाइम बताइए, टाइम लिमिट आपको बतानी हो अगर, तो आपसे कहेगा टाइम बताने के लिए, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका वो आएगा, जितने भी ऑर्डर्स होंगे आपके ईओक्यू, उसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, 365 जैसे हम हमेशा करते हैं, तो आपका डेज आ जाएगा कितने दिनों का ही है। इसके अंदर पूछ रहा है टाइम गैप कितना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने एबीसी एनालिसिस पे। बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। एबीसी एनालिसिस क्या है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसके अंदर आपके पास डायग्राम भी है, उसके थ्रू पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको। तो देखिए हमसे नेक्स्ट क्या कहता है कि एबीसी एनालिसिस के थ्रू भी हम अपना इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखिए एबीसी एनालिसिस क्या है, एबीसी यानी कि यहाँ पे ना कैटेगरी वाइज आपने चीजों को बांट देते हो। देखिए इसके अंदर क्या कहता है कि अंडर एबीसी एनालिसिस द मटेरियल जो है वो कैटेगरी वाइज ना डिवाइड हो जाते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाती हूँ। एबीसी कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। अब ए का मतलब क्या है पहले आप ये समझिए। इसमें कहते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। एक हमने एनालाइजेशन सेट किया है पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, उसमें बताता है कि 10% जो भी है आपका कंट्रीब्यूशन, कहता है आपकी 10% आपकी जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो शो करता है कि 10% जब भी आपका आइटम कंट्रीब्यूट हो रहा है, वो अगर आप 10% कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, आइटम्स जो है वो 10% अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपकी जो वैल्यू ऑफ कंजप्शन है, वैल्यू ऑफ आइटम्स है जो, वो 70% है। अगर आप यानी कि आप एक टेबल बना लोगे उस केस में, यहाँ पे देखिए छोटा सा टेबल बनाया गया है, ठीक है। इससे आप एनालाइजेशन करोगे कि आपके एबीसी 3 क्लासेस है, उसके नंबर ऑफ आइटम्स और वैल्यू ऑफ आइटम्स। अगर आपके नंबर ऑफ आइटम्स 10 है तो वैल्यू आपकी 70% होगी। इसमें नेक्स्ट आपसे कहता है कि वो एक कैटेगरी से है, ठीक है, हमने बना दिया। नेक्स्ट आपसे कहता है कि अबाउट 20% वेट, आई गेस ये जो है ना वो आपको गलत बता रहा है, यहाँ पे ये लाइन है ही नहीं, ठीक है। हाँ ये लाइन है ही नहीं, यहाँ से पढ़िए आप। कैटेगरी वाइज सीधा अबाउट से है। अबाउट 20% ऑफ द आइटम कंट्रीब्यूट अबाउट 20% ऑफ वैल्यू ऑफ द कंजप्शन। लाइक अगर आप 20% अगर आप आइटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उसके बाद आपको 20% की वैल्यू ऑफ कंजप्शन मिल रहा है। ये आपका बी कैटेगरी बताता है। वेरी नाइस। नेक्स्ट आपसे कहता है, हमने पोस्टिंग कर दी। नेक्स्ट आपसे कहता है अगर आपकी कैटेगरी सी है, कैटेगरी सी में 70% ऑफ आइटम्स जो है वो कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, लेकिन उसका 10% ही आप कंजप्शन कर पा रहे हो। बहुत सिंपल है, आपने यहाँ पे आइटम बना लिया। अब इसके थ्रू आप पहले एक अपना वो बना लोगे। इस केस में एबीसी एनालिसिस आपके अगर एग्जाम में आता है, तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा इस तरीके से ही चार्ट बनाना है, इस तरीके से आपको ग्राफ बना के शो करना है। सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे, उसके बाद आप इजिली ग्राफ तो बना सकते हो कि वैल्यू ऑफ आइटम्स ये है, यानी कि आप यहाँ पे 10 to 70 तक जाइएगा, बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि आपका ये वाला लाइन यहाँ पे और ये वाला लाइन यहाँ पे हो गया। और आप इस तरीके से इसकी प्लॉटिंग कर दोगे, जो बहुत हम नॉर्मल प्लॉटिंग करते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स आपकी ये है तो आपका 10 ये, और आपका वैल्यू ऑफ आइटम्स ये है, तो यानी कि इसका 70, यानी कि यहाँ पे जो है वो ये आपका ये वाला, सबसे पहले तो आपका ग्राफ ये वाला बन गया, ठीक है। बहुत सिंपल है। वेट फॉर अ व्हाइल, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे क्या कहता है कि 20 आपका वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ये है, तो 20 ये है, और इसके साथ 20 यानी कि ये वाला आपका ये आपका बी ग्राफ बन गया। बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि हाँ आपका 70 नंबर ऑफ आइटम्स है, तो 70 है आपका ये, और आपसे कहता है कि आपकी जो वैल्यू ऑफ आइटम्स है वो ये है, यानी कि ये, और ये आपका बन गया यहाँ पे ये रहा आपका सी। तो इस तरीके से आपका स्लोप जो है वो कैसे जा रहा है, स्लोप आपका इस तरीके से ऊपर जा रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, आप सबसे पहले ये देखोगे कि एबीसी एनालिसिस से आपको क्या पता चला कि आपका जो मोर एफर्ट्स है ना वो कैटेगरी ए में जा रहा है, यानी कि आपने नंबर ऑफ आइटम्स आपके कम है, लेकिन आपकी वैल्यू कितनी है, वो ज्यादा है। यानी कि आपका सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी वैल्यू ऑफ आइटम्स किस में है,
वो आपकी ए में है और आपकी नंबर ऑफ आइटम्स आपके कम है, स्टिल आपकी वैल्यू ऑफ टर्म्स ज्यादा है। इसके अंदर आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा एडवांटेज कौन ले रहा है, इसके अंदर कैटेगरी ए ले रही है। बहुत सिंपल है, इससे आप ये सब चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। और आपका बी क्या है, बी एक स्थिर पे है, जितना वो बना रहा है उतनी उसकी वैल्यू है। बट जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो 70 है और उसकी वैल्यू जो है वो 10 है, बहुत लिटिल है, बहुत ज्यादा मतलब कम है। इस तरीके से ये बता रहा है, पूरा आपको एनालाइज कर रहा है। तो ये आपका एबीसी एनालाइज आपको यही बताता है, ठीक है। इससे जरूर करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका वीडी एनालिसिस क्या कहता है। वीडी में आपको कहता है कि वी का मतलब होता है वाइटल, ई का मतलब होता है एसेंशियल, डी का मतलब होता है डिजायरेबल। इसको पढ़ते हैं। आपका वीडियो एनालिसिस 3 पार्ट्स में बांटा गया है। जनरली इसके स्पेयर पार्ट्स हैं ये। देखिए आपसे क्या कहता है कि अभी हमने एबीसी एनालिसिस पढ़ा, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं कि एबीसी जो एनालिसिस है वो प्रॉपर्ली यूज नहीं होता स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स वो होते हैं जो पार्ट्स बच जाते हैं खाली, मतलब जब आप पूरा का पूरा प्रोसेस कर लेते हो, जो बेकार पार्ट्स होते हैं उसको हम स्पेयर पार्ट्स कहते हैं, जिसमें हम वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल तीनों पार्ट्स को हम इसमें क्लासिफाइड करने वाले हैं, ठीक है। वाइटल पार्ट, वाइटल स्पेयर्स होता है, वाइटल स्पेयर्स जो है वो कंसर्न किस लिए, आप की स्मूथ करने के लिए, यानी कि वाइटल पार्ट वो पार्ट्स होते हैं जो स्मूथ करने के लिए बिजनेस का जो भी कंसर्न है, जो भी आपका इन्वेंटरी चल रहा है उसको स्मूथ करने के काम आता है वाइटल, याद रखना, ठीक है। आपसे कहते हैं कि अगर वाइटल स्पेयर्स की नॉन अवेलेबिलिटी होती है तो ये हैवोक मतलब होता है कि किसी चीज का अकाल पड़ जाना, उसको हम हैवोक कहते हैं। हैवोक ला सकता है, ठीक है, हैवोक का कंसर्न है ये, ठीक है, इससे याद रख लीजिएगा आप। नेक्स्ट आपसे कहता है कि ई टाइप ऑफ स्पेयर्स आर ऑल्सो ई यानी कि इसेंशियल टाइप का जो स्पेयर होता है वो भी बहुत नेसेसरी है। इसेंशियल से आप नाम ही पता कर सकते हो, बट देयर स्टॉक में भी केप्ट एट लो फिगर्स, कहता है बट इसका जो स्टॉक है ना वो बहुत कम फिगर में रखना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे कहता है इसेंशियल है बट इसका स्टॉक जो है वो कम लेवल में रखना चाहिए। और डी आपसे, डी यानी कि डिजायरेबल, कहता है कि डिजायरेबल में आप नाम से डिजायर है, इच्छा है कि इसको आप कई बार इग्नोर भी कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, कोई नहीं। बस इंपॉर्टेंट क्या है, वाइटल स्पेयर्स आपको रखने ही चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रही हूँ आपके जो टूल्स हैं और टेक्निक्स है ना, 8 है, 8 हो गए, 8 अच्छे से करके जाना, एग्जाम में कोई सा भी ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे कहता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ये तो आपके मुंह पे होगा अगर आप 12th में कॉमर्स से हो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या होता है, सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंटरी। ये आपको हर एक उस बच्चे के मुंह पे होगा जो बच्चा ऑलरेडी क्लास 12th में कॉमर्स बैकग्राउंड से है, उसने रेशियोस वाले चैप्टर में जरूर 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 पढ़ा होगा, डैम श्योर। तो इसमें क्या कहता है कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो वो बताता है कि जो भी आपने गुड्स सोल्ड करी है उसका रेशियो बताता है किसके साथ, जो भी आपकी एवरेज इन्वेंट्री है कॉस्ट के अंदर, कॉस्ट पे उसका ही आपका कितना सेल हुआ है, आपने कितने गुड्स सोल्ड किए हैं और कितनी आपकी इन्वेंट्री थी, उन दोनों के बीच में रेशियो बताता है। तो आपसे कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वो रेशियो बताता है जहां पे आपकी जो इन्वेंट्री है वो एफिशिएंटली यूज हुई है या नहीं, उतना आप जो आपकी एवरेज इन्वेंट्री थी उसको आप सोल्ड कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, वो आपको बताता है इसके अंदर। इसको हम स्टॉक वेलोसिटी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना, ये नाम कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। इन्वेंटरी टर्नओवर कैसे रेशियो कैसे निकालता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी आपको कॉस्ट आपने सोल्ड किया है वो, और उसके अपॉन में आप एवरेज इन्वेंट्री यानी कि आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी होगी और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी होगी, उन दोनों को ऐड करके अपॉन में 2 कर देना, आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। बहुत सिंपल है। तो इसके पास वैसे यार ये ना 12th का लेवल का क्वेश्चन होता था, तो अभी भी सॉल्व करने को नहीं आता एग्जाम में ना। क्या होता है कि सिर्फ ये एवरेज टर्न ओवर रेशियो जो है वो एग्जाम में एक्सप्लेन करने को कह देता है शॉर्ट नोट में, तो आप ये सब फॉर्मूला वगैरह भी एक्सप्लेन कर दोगे तो पूरे मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम नेट सेल्स भी बोलते हैं, आपको पता होगा, और अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री तो हो गई है। और अगर आपको इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड निकाला, जैसे मैंने आपको बताया जो भी इन्वेंट्री रेशियो है, जो भी हमने अपने ऊपर ईओक्यू वाले में किया था, जो भी रेशियो है उसको आप 365 से डिवाइड कर दीजिएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि एजिंग शेड्यूल ऑफ इन्वेंट्री, इसका मतलब क्या होता है, एजिंग शेड्यूल से आप क्या समझ सकते हो कि एज के अकॉर्डिंग यानी कि कितना टाइम पीरियड होल्ड कर रखा है आपने। देखिए सबसे पहले आप चीजों को ना समझने की कोशिश करिए, ज्यादा रटिए मत। नेम से आप समझ सकते हैं एजिंग शेड्यूल ऑफ इन्वेंट्री का क्या मतलब है। एजिंग मतलब कोई एज के थ्रू पीरियड होगा, यानी कि इसमें कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू द पीरियड, कितना होल्ड कर रखा है आपने इन्वेंट्री को। अभी हमने ऊपर होल्डिंग इन्वेंट्री का फायदे पढ़े थे कुछ, कि होल्डिंग इन्वेंट्री क्या है किस तरीके से। तो इसमें कहता है कि आपने कितने टाइम तक कितना टाइम उसको होल्ड करके रख रखा है इन्वेंट्री को, इसके अंदर इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ टेबल बनाई गई है एजिंग शेड्यूल में, ये आपके आइटम्स है, ये आपके आइटम नेम है, और एज का एज क्लासिफिकेशन, एज यानी कि आपने एक इन्वेंट्री को
15 दिन तक होल्ड करके रखा, दूसरी इन्वेंट्री को 15 दिन यानी 16 से 30 तारीख तक होल्ड करके रखा, तीसरी इन्वेंट्री को आपने 31 से 45, यानी कि ओवरऑल आपने 15-15 दिन सारी इन्वेंट्रीज को होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि उसका उसका एक्विजिशन यानी कि उसका यूज कैसे कैसे किया, 25 जून को किया इसका यूज, इसका 10 जून को किया, इसका 20 मई को, इस तरीके से, और आपने इन्वेंट्री को होल्ड करके रखा है। और ये अमाउंट कितने का अमाउंट है, और टोटल एज यानी कि मैंने आपको जैसे बताया इसमें 15 दिन आपने इसको यूज किया इस तरीके से, ठीक है, इतना आपने होल्ड करके रखा। तो ये इसमें बताता है, इसका पूरा का पूरा टेबल है कि आपको ये बताना है इसके अंदर कि आपने किसी भी इन्वेंट्री को कितना होल्ड करके रखा है, सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको कहता है कि जस्ट इन इन्वेंट टाइम, JIT का मतलब होता है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री ये एक बहुत मॉडर्न अप्रोच है और आप इसको नाम से भी समझ सकते हो। देखो बहुत ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, पर आप किसी भी चीज को नाम से भी, तो जस्ट इन टाइम का क्या मतलब है, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए उसको, अभी हम पढ़ेंगे। देखिए JIT सिस्टम जो है वो रिड्यूस करता है इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट, अभी हम ऊपर क्या पढ़ के आए, कैरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमारी दुकान में पड़ा है, ठीक है। अब इसमें कहता है जस्ट इन टाइम, यानी कि अभी मैं आपको ना एक चीज थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल दूं, देखिए जस्ट इन टाइम को आप कैसे कम कर सकते हो, सॉरी कैरिंग कॉस्ट को आप कैसे कम कर सकते हो, ठीक है। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है ऑन द पॉइंट, यानी कि आप जब सामान ला रहे हो, आप कहाँ से, आप जो आपको जो भी आपका सामान आप खरीद के ला रहे हो, ठीक है, वो जो कॉस्ट है, उसी पे आप सामान बेच रहे हो, ठीक है, उस पर ज्यादा नहीं, कुछ थोड़ा प्रॉफिट, यानी 5 रुपए का लाया 7 रुपए में बेच दे। तो जस्ट इन टाइम आपने अगर किसी चीज को सेल कर दिया तो आपका कैरिंग कॉस्ट कम होगा, इससे कैरिंग कॉस्ट कम होगा, यानी कि आपका रखने का जो पैसा है, यानी कि आपका मैन्युफैक्चर को नहीं देना, सप्लायर को नहीं देना, इन सब में कम बांटोगे तो आपका आपका मतलब खर्चा कम होगा, आपका ये इसका डेप्रिसिएशन का खर्चा, इन सब का खर्चा बचेगा। तो जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है, जस्ट इन टाइम में कहता है कि आपको ना कैरिंग कॉस्ट कम करनी है, यानी कि आपको रखना ज्यादा दिन तक नहीं है, आप जैसे ला इमीडिएट उसे बेच दो, जस्ट इन टाइम में आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान था जस्ट इन टाइम, तो पढ़ के जाना, वैसे आ जाता है। जस्ट इन टाइम एक अप्रोच होती है, मॉडर्न अप्रोच है, जहाँ पे आपको ना मिनिमाइज करना होता है किस कॉस्ट को, कैरिंग कॉस्ट को, कि आपको बहुत ज्यादा चीजों को होल्ड करके, आपको यहाँ में हमने इन्वेंट्री होल्डिंग पढ़ा था, यहाँ पे हमें इन्वेंट्री को कम होल्ड करना है, ठीक है। बहुत सिंपल था। आई होप आपको ये वीडियो कंप्लीट अच्छी लगी होगी, मैंने सब कुछ बता दिया। इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक रहेगा, रिस्क इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर क्या रिस्क होगा, इसको आप खुद से रीड करोगे। अब आप एक बात बताइए, इन्वेंट्री को मैनेज करने में बहुत सारे रिस्क आते हैं, ऑब्वियस सी बात है। मैं आपको छोटे से चीज बताती हूँ कि बहुत सारे लॉसेस को हमें फेस करना पड़ता है अगर हम इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हैं। इन्वेंट्री खराब हो गई, हमारे पास बहुत रिस्क है कि अगर वो टाइम पे सामान नहीं पहुंच पाए, जैसे हमने ऊपर पढ़ के आए हैं काफी चीजें, तो आप इस चीज से भी कुछ ज्यादा एनालाइज कर सकते हो कि हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की गलती होती है, आपको सामान पहुंचाना, आप नहीं पहुंचा पाए, ट्रांसपोर्टेशन की गलती होती है, तो सबका रिस्क होता है ये। और ये रिस्क किसका है, जो आपका बिजनेस कर रहा है बेसिकली, उसका रिस्क है ये। तो ये रिस्क बताता है, ये चीज आपको इन्वेंट्री को मैनेज करने में काफी सारे रिस्क को फेस करना पड़ता है। और ऑलरेडी हम ऊपर रिस्क वाला फैक्टर भी पढ़ चुके हैं, तो एक बार आप इसे खुद से रीड करोगे, हमने जितने रिस्क थे हमने सब कुछ पढ़ लिया है। आई होप आपको 2 वीडियोस इस पार्ट में, मतलब मैंने इस चैप्टर के लिए 2 वीडियोस बनाई है ओवरऑल, आपको दोनों की दोनों पढ़नी है, दोनों ही पढ़ लेना। वो भी बहुत ही ऐसे है कि 20 मिनट्स की होगी, और ये वाली भी अराउंड 20 मिनट्स की, यानी कि 40 मिनट्स के अंदर आप 2x पे देखोगे तो 20 मिनट्स के अंदर आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके अंदर से आपको मिलेंगे 8 तो नहीं, फिर भी 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। और एक चीज और बताना चाहूंगी, ये वेट है, क्वेश्चंस तो बता दूं इसके ये देखो, ये तो आप क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। ऊपर मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन और दे रही हूँ, और उसके बाद होने के बाद ये आपके आंसर से सबके, इसको मैच कर लेना खुद से। और ये आपके 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन्हें जरूर कर लेना। ऐसे ही इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, शॉर्ट नोट लिखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था शॉर्ट नोट। अभी देखो मैंने अभी ऊपर ही आपको बताता हूँ, वही चीज आ गई, एबीसी एनालिसिस को कैसे कंट्रोल करते हैं, और ईओक्यू मैंने आपको बताया था, ये सब चीजें आ सकती है। ऐसे डायरेक्टली आएगा शॉर्ट नोट लिखो, आपसे कहेगा सेफ्टी स्टॉक को डिफाइन करो, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इस तरीके से आ जाता है। तो जो मैंने कहा था उसी तरीके से पेपर आएगा, उससे बाहर कुछ भी पेपर नहीं आएगा। दिस इज माई गारंटी ऑन कैमरा, आई एम स्पीकिंग, की जो मैं कह रही हूँ उससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। जो मैंने आपको बुक से पढ़ा दिया, वेरी सिंपल। तो आप उस चीज को रिवाइज करिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए, जो भी बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी, यूजफुल लगी होगी। और मैं ये कहूंगी दोनों वीडियो अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन पेपर करेंगे ना, PYQ 2 से 3 PYQ करेंगे, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वहां पे वो उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ये मेरी 60 डेज की सीरीज खत्म होने दो, उसके बाद तो धैड़ पेपर निपटाएंगे, और आप देखना आपको हो गया यार सही मैम मुझे तो सब आता है। तो आप अगर वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हो तो आप फिर आपको तो कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। प्लीज शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।